हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज डॉक्टर होमी बाबा लेक्चर सीरीज़ में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन सिर्फ होमी बाबा के लिए ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, बल्कि ये हर उस स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा जो बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका बेसिक क्लियर नहीं हुआ है अच्छे से, है ना, वो इस लेक्चर वीडियो को ज़रूर देखें। मुझे बिल्कुल भरोसा है कि ये लेक्चर वीडियो देखने के बाद वो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, जो कि उनको नीट प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो है जेनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी का जो डील करता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन के साथ। ओके, टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था ये भी हमको जानना चाहिए। द टर्म जेनेटिक्स बैटसन ने दिया था 1906 में। ओके, अब हमको हेरिडिटी और वेरिएशन को इंडिविजुअली समझना पड़ेगा कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी का मतलब होता है द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, है ना, जो जीन्स होते हैं, है ना, उन जीन्स के अंदर में इंफॉर्मेशन होता है और उन जीन्स का इनहेरिट होना, है ना, अपने पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, इसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। द नेक्स्ट, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है वेरिएशन आर डिफरेंसेस प्रेजेंट इन मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, ओके, एंड अदर ट्रेट्स फाउंड इन एन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, रेस एंड स्पीसीज। मतलब वो वेरिएशन जो एक इंडिविजुअल के अंदर आते हैं, है ना, हेरिडिटी के दौरान, ट्रांसमिशन के दौरान, उसको हम वेरिएशंस बोलते हैं। ओके, तो ये है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज स्टोर इन डीएनए। आप लोग को पता होगा प्रोटीन सिंथेसिस, आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होता है। Clear? The segment of DNA which contains all the information for synthesis of a particular protein is called a gene for that protein. अब आप बिल्कुल इस बात पे ध्यान दीजिए कि डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन को कैरी करके रखता है ना, वो है जीन्स। तो यहाँ पे हमने वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड अ जीन फॉर दैट प्रोटीन। Clear? To understand the relationship of these proteins with the characteristic of organism, है ना, हमको ये जो प्रोटीन है, आप लोग को तो पता ही होगा, सेलुलर ग्रोथ, सेल, न्यू सेल का फॉर्मेशन प्रोटीन से ही होता है ना। तो ये जो प्रोटीन है इसका क्या रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के साथ, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्लांट हाइट। प्लांट हाइट हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। वी नो दैट देयर आर ग्रोथ हार्मोन्स इन प्लांट्स। हमको पता है, हमने पढ़ा है कि प्लांट्स का ग्रोथ जो होता है वो हार्मोन डिपेंडेंट होता है, फाइटो हार्मोन्स। ओके, तो हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया वो प्लांट हाइट का लिया हुआ है। इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब एक प्लांट हाइट में कितना लंबा होगा, टॉल होगा, ये उसके हार्मोन्स की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना क्वांटिटी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। एंड द क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द कंसर्न एंजाइम। अब एक प्लांट जो है, अगर वो हार्मोन कितना रिलीज करेगा ये उस एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है जो ग्रोथ हार्मोन बनाता है। ओके, ग्रोथ हार्मोन उस प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। अब the quantity of growth hormone produced by a plant depends upon the efficiency of the concerned enzyme. If the enzyme produce a greater quantity of the hormone due to which the height of the plant increases, अगर वो प्लांट में जो एंजाइम है वो एफिशिएंट वर्क करता है ना, अच्छे से काम करता है, तो जो प्लांट हाइट का हार्मोन होगा वो अच्छे से रिलीज करेगा, है ना, अच्छे क्वांटिटी में रिलीज करेगा, जिससे प्लांट का हाइट क्या होगा, टॉल होगा। लेकिन इफ द एंजाइम आर लेस एफिशिएंट, अगर वो अच्छे से एफिशिएंट तौर पे काम ना करे तो स्मॉल क्वांटिटी में हार्मोन रिलीज करेगा, जिसके कारण प्लांट का ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना, ड्वार्फ हो जाएगा। तो हमने अभी देखा कि हार्मोन्स जो हैं, है ना, वो
डिपेंड करते हैं कि प्लांट का ग्रोथ टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था समझने के लिए। अब आगे क्रोमोजोम्स, है ना, जो सबसे मेन है अभी इस हेरिडिटी एंड वेरिएशन के अंदर में। आप लोगों ने बहुत सुना होगा क्रोमोजोम टर्म शुरू से ही, है ना, क्लास 8-9 से ही। तो चलिए समझते हैं क्रोमोजोम क्या है। द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट कैरीज द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड द क्रोमोजोम। जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे सेल, हाँ, सेल के अंदर पे आप लोगों ने देखा होगा साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमोजोम बोलते हैं, जिसके अंदर हेरिडिटी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज मेनली मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन्स जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, हाँ, जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा आई होप हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में। तो ये वही प्रोटीन्स हैं जो क्रोमोजोम बनाने में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोजोम कैन बी सीन क्लियरली इन मेटाफेज स्टेज अंडर माइक्रोस्कोप। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है आप लोगों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन क्रोमोजोम। अगर आप ऐसा क्रोमोजोम का वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो ये आपको सेल डिवीजन के एक स्टेज है जिसका नाम है मेटाफेज। आपको उसी स्टेज में ही ये स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियरली विजिबल होगा। वरना आप अगर मेटाफेज से पहले के स्टेजेस देखेंगे तो उसमें भी आपको ये थ्रेड्स की फॉर्म में दिखेगा, और बाद वाले स्टेजेस में भी देखेंगे तो ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा ही दिखेगा, जिसको आप क्रोमेटिन थ्रेड्स बोलते हैं। तो अगर आपको क्रोमोजोम देखना है, ओके, तो आप मेटाफेज स्टेज वाले स्ट्रक्चर को देखिए माइक्रोस्कोप में, जिससे आपको क्लियरली क्रोमोजोम विजिबल होगा, क्योंकि उस मेटाफेज में ये बहुत ही अच्छे से कॉम्पैक्टली पैक्ड हो चुका होता है। ओके, जीन्स विच कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक इन कोडेड फॉर्म आर लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम। अब ये क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम में आप लोग देख रहे हैं, है ना, ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इन जीन्स के अंदर में इंफॉर्मेशन जो होता है वो कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, क्लियर। इच स्पेसिस हैज ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ये जो क्रोमोजोम है इसके नंबर जो होते हैं हर एक स्पेसिस में एक फिक्स होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, है ना। जैसे अगर हम समझना चाहें इन ह्यूमन्स, हमारे अंदर क्रोमोजोम का जो नंबर होता है वो 46 होता है, लेकिन हम पेयर्स में बात करें तो वो 23 इन पेयर्स होता है, हम तो ये फिक्स है, हमारे लिए ये फिक्स है ये क्रोमोजोम का नंबर। तो वैसे हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए फिक्स होता है। ओके, each chromosome is made up of DNA and it appears dumbbell shaped midway during cell division. Clear? There is a constricted region on each chromosome. It is called the primary constriction or centromere. अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को, है ना। ये क्रोमोजोम में आपको दिख रहा होगा सेंटर में एक कंस्ट्रिक्शन रीजन आया हुआ है जिसको मैंने प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन करके डिनोट किया हुआ है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर बोलते हैं इस रीजन को, जहाँ से ये दो आर्म में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, ये वो आर्म्स हैं क्रोमोजोम के, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, ऊपर वाले को हम पी आर्म बोलते हैं, नीचे वाले को हम क्यू आर्म बोलते हैं, और मैंने ये एक आर्म में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है कि डीएनए कैसे कॉइल होके कॉम्पैक्टली पैक्ड होके क्रोमोजोम के अंदर प्रेजेंट है, और इस डीएनए के अंदर आपका जीन है। ओके, और जीन्स के अंदर आपके इंफॉर्मेशन कोडेड होते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। सेंट्रोमियर डिवाइड्स द क्रोमोजोम इनटू 2 पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड एन आर्म। हमने अभी देखा था पी आर्म और क्यू आर्म, 2 आर्म हमने पढ़ा था। ये आर्म सेंट्रोमियर की वजह से बना था। ओके, द सेंट्रोमियर हैज ए स्पेसिफिक पोजिशन इन ईच क्रोमोजोम। ओके, अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर पोजिशन हम टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम पढ़ते हैं, है ना। अब एक टेबल यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ये टेबल डॉक्टर होमी भाभा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। इससे क्वेश्चन फिक्स बनता ही बनता है। तो आप लोग ये टेबल को बिल्कुल बना के आपके स्टडी रूम में इसको, है ना, कहीं भी आप लगा लीजिए बिल्कुल, और इसको हर दिन में 1-2 बार देखा करें तो आपको ये लर्न हो जाएगा। क्रैब, यहाँ पे हमने क्रोमोजोम नंबर ऑफ सम ऑर्गेनिज्म मेंशन किया है ना, जिसमें ये ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे हुए हैं और ये उनके नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स लिखे हुए हैं। क्रैब के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम 200 होता है।
नंबर ऑफ क्रोमोजोम जब पूछे तो 200 मेंशन कीजिएगा, और जब पूछे है ना पेयर्स तो आप बताइए 100। ओके क्लियर। मेज में होता है 20, इन पेयर्स इट इज 10, फ्रॉग में 26, राउंड वॉर्म में 4, पोटैटो में 48, ह्यूमन में 46 है ना। ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 होता है और पेयर्स में ये 23 होता है। डॉग में 78 होता है। क्लियर। ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको एक बार देखिएगा बिल्कुल। अब टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर पोजीशन। ठीक है, सेंट्रोमियर पोजीशन डिपेंड करता है कि कैसे टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम होंगे। इसके टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम से क्वेश्चन होमी बाबा में आ चुका है। जो पैटर्न रहता है वो आपको ड्रॉ करके दे देंगे, ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है ना, और आपको उसको अरेंज करना होगा उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। इस मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में जो सेंट्रोमियर होगा वो सेंटर में होगा, और जो दो आर्म होंगे वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, बराबर होंगे। ओके, और ये इंग्लिश लेटर वी को रिप्रेजेंट करते हैं। द आर्म ऑफ दिस क्रोमोजोम आर इक्वल इन लेंथ। ओके, लेंथ में बराबर है, और एक इंग्लिश लेटर या अल्फाबेट वी को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा टाइप ऑफ जो क्रोमोजोम है वो है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में देखिए एक आर्म जो है ये बड़ा है और एक आर्म छोटा है ना, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, द सेंट्रोमियर समवेयर नियर द मिड पॉइंट इन दिस क्रोमोजोम विच देयरफॉर लुक्स लाइक इंग्लिश लेटर एल। वन आर्म इज स्लाइटली शॉर्टर देन द अदर। थर्ड वन इज एक्रोसेंट्रिक। Acrocentric chromosome, the centromere is near one end of this chromosome which therefore looks like the English letter J। अगर आप इसको इन्वर्टेड कर लें, उल्टा कर लें, तो ये आपको इंग्लिश लेटर J के जैसा दिखाई देगा। ओके, इसी को बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। लास्ट वन टीलोसेंट्रिक। द सेंट्रोमियर इज राइट एट द एंड ऑफ दिस क्रोमोजोम मेकिंग द क्रोमोजोम लुक लाइक द इंग्लिश लेटर I। आप लोग देखिए गौर से, टीलोसेंट्रिक स्ट्रक्चर जो है ये I जैसा दिख रहा है ना, स्मॉल I। अब आगे ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आप लोगों के लिए, है ना। ये स्ट्रक्चर आप लोग एक बार बिल्कुल ड्रॉ करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक यहाँ पे जो मेंशन नहीं है वो है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम हम उसको बोलते हैं जिसमें सेंट्रोमियर अब्सेंट होता है। क्लियर। वैसे तो ये चार इंपॉर्टेंट है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। और ये जो क्रोमोजोम जो हमने अभी पढ़े हैं टाइप्स, ये सेंट्रोमियर के पोजिशन के डिपेंड पे बने हुए हैं। जब आप लोग अगर थोड़ा सा आप लोग को पता होगा, सेल डिवीजन आप लोग पढ़ते होंगे, तो सेल डिवीजन के दौरान पे जब मेटाफेज के बाद जब एनाफेज आता है ना, तो एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, और ये जो सेंट्रोमियर होता है यहाँ पे एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको काइनेटोकोर प्रोटीन बोलते हैं। इस काइनेटोकोर प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं और इसको ये अपने पोल की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। उस खींचने के दौरान, है ना, उस अट्रैक्शन के दौरान इनके आर्म्स जो होते हैं ना, ये सेंट्रोमियर को जब हम अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं ये पोल की तरफ, तो चेंजेस आता है। तो उसी चेंजेस के अंदर हम ये टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम को पढ़ते हैं। ओके, अब आगे। जनरली इन सोमेटिक सेल्स क्रोमोजोम आर इन पेयर्स। अब आप लोग को पता होगा सेल जो मोस्टली होते हैं वो दो टाइप के ही होते हैं, एक होता है सोमेटिक सेल्स और एक होता है जर्मिनल सेल्स। सोमेटिक सेल्स में हमेशा माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, और इसमें हमेशा जो नंबर ऑफ, है ना, आपके जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे सोमेटिक सेल्स को आप 2n रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उसका मतलब डिप्लॉयड। और जो जर्मिनल सेल्स होते हैं जिनके अंदर जर्मिनेशन करने की कैपेसिटी होती है उनको हम जर्मिनल सेल्स बोलते हैं, और उनमें हमेशा मियोसिस डिवीजन होता है। ओके, और मियोसिस डिवीजन का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन। और आप लोगों ने देखा होगा वो हैप्लॉइड होते हैं, उसको आप n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो सोमेटिक सेल्स क्रोमोजोम आर इन पेयर्स बोल रहे हैं, इसका मतलब वो हमेशा डिप्लॉयड होते हैं। इफ द पेयर्स कंसिस्ट ऑफ सिमिलर क्रोमोजोम बाय शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन, दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोजोम। अगर क्रोमोजोम आपको सिमिलर दिखे शेप में और ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसको होमोलोगस बोलते हैं। होमो मतलब सिमिलर होता है। ओके, एंड इफ दे आर नॉट सिमिलर दे आर कॉल्ड हेट्रोलोगस क्रोमोजोम। ओके, आप लोग पढ़े होंगे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, है ना। हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, होमो का मतलब सिमिलर होता है। इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, वन ऑफ द क्रोमोजोमल पेयर्स इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल देन अदर्स।
अभी हमने एक चीज़ पढ़ा था, है ना, कि क्रोमोजोम का नंबर जो होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक होता है, फिक्स होता है। जैसे ह्यूमन में ये 23 पेयर्स होते हैं और नंबर में 46। तो ये 23 जो पेयर्स हैं उनमें से एक पेयर ऐसा होता है जो बाकी 22 पेयर से अलग होता है ना। आप बिल्कुल एक बार समझिए ध्यान से। क्रोमोजोम ऑफ दिस डिफरेंट पेयर आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम। जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है उस 23 पेयर में से एक पेयर जो है वो अलग होता है बाकियों से, और उस अलग को हम सेक्स क्रोमोजोम या एलोजोम्स बोलते हैं, है ना, एलोजोम्स। ओके, एंड अदर क्रोमोजोम्स जो 22 पेयर्स हैं वो सिमिलर होते हैं और उनको बोला जाता है ऑटोजोम्स। क्या बोला जाता है? ऑटोजोम्स। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है और इनको हम एलोजोम्स बोलते हैं, और बाकी जो होते हैं बचे हुए उन सबको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं। तो इन ह्यूमन की हम बात करें तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स होते हैं और 1 पेयर एलोजोम होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको हेरिडिटी एंड वेरिएशन का जो ये क्रोमोजोम का टॉपिक था और जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था वो आपको समझ में आया होगा। आप बिल्कुल इसको 1-2 बार रिवाइज कीजिए, है ना, और इन नोट्स को प्रेफर करके आप भी अपना एक अच्छा नोट बनाइए, क्योंकि नोट्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट हमारी जो लेक्चर सीरीज होगा उसमें हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।